फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आप जल्दी से लाइव सेशन से जुड़ जाएं ताकि हम क्लासेस स्टार्ट कर सकें। और फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है शांति शिक्षा एवं सतत विकास, जो कि बहुत ही अहम कोर। तो चलिए बताइए फ्रेंड्स कि लोकतंत्र शासन वह प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जनता द्वारा और जनता के लिए होता है। यह कथन किसका है? फ्रेंड्स, ये आपका बीटीसी 18 का पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए, अभी आप सभी को आंसर दिख गया होगा और आप सभी को सिंपली पता है कि फोर्थ सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है वो आपका सितंबर लास्ट, जो कि अभी डेट 27, 28, 29 रखा गया है। तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि आपके पास कितना टाइम है और आप सभी को अपनी तैयारी कैसे करनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, अब्राहम लिंकन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अभी आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि तनाव प्रबंधन तकनीकें नहीं हैं। बताइए, तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं है सामाजिक सरोकार, व्यायाम करना, परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना, सदैव चिंताग्रस्त रहना। बताइए फ्रेंड्स, कौन सा आंसर होगा? और ये आपका पेपर 25 नंबर का होने वाला है जिसमें 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। ठीक है, 5 से 6। रंजीत यादव, रनाजीत आपका नाम, ये डी बता रहे हैं। और निश डिम्पल तिवारी भी डी बता रहे हैं। प्रज्ञा यादव बी। बताइए फ्रेंड्स, कौन सा करेक्ट होगा? तो देखिए, तनाव प्रबंधन की तकनीकी नहीं है, तो क्या नहीं है? तो सदैव चिंताग्रस्त रहना। ठीक है, तो आप सभी का लगभग करेक्ट आंसर सदैव चिंताग्रस्त रहना, ऑप्शन नंबर द बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अभी आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? फ्रेंड्स, अगर सोशल स्टडी क्लासेस लिए होंगे जो हमने कराया था, लगभग बहुविकल्पीय कंप्लीट हो चुका है। अब आज से लघु उत्तरीय प्रश्न डिस्कस करेंगे और आपके सारे सब्जेक्ट सीरीज के माध्यम से कराए जाएंगे। तो फ्रेंड्स बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? और ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। कुमारी संगीता 3 का बी बता रही हैं, प्रज्ञा यादव बी, कुमारी संगीता बी, अंजलि सोनी भी बी बता रही हैं। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, देखिए हम इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपका जो है, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को, यानी कि आपका यहाँ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि जो भी आपके भाई बहन साथी हैं वो भी जुड़ सकें। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 4, जो आपका अष्टांगिक योग में सम्मिलित नहीं है। फ्रेंड्स बताइए, अष्टांगिक योग, अष्टांग योग भी बोलता है, जो एक योगा है और इसमें बोला गया है कि प्राणायाम, आसन, ध्यान, विधि विधान, इन चारों में से कौन सम्मिलित नहीं है? राम लखन वर्मा जी का कमेंट्स आ रहा है विधि विधान, बी आ रहा है, डी आ रहा है। तो अष्टांगिक अंग मुख्य रूप से आपने देखा होगा 5 अंग हैं। ठीक है, प्राणायाम, आसन, ध्यान और भी 2 हैं। तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आपका श, यानी कि विधि विधान नहीं है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आर के जी का भी सी आ रहा है, देविका का भी सी आ रहा है, रुचि पांडे का भी सी आ रहा है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर सीखना आदतों के निर्माण का मतलब 5वें नंबर का क्वेश्चन है। सीखना जो है आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? बताइए फ्रेंड्स, आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे, क्योंकि आप भी भविष्य में टीचर्स बनने वाले हैं। इसके लिए आप सभी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए मेहनत करिए, क्योंकि अगर आप मेहनत करते हैं तो इसका फल ज़रूर मिलेगा। और आप सभी के एग्ज़ाम में बहुत ही कम टाइम है और मैंने कहा भी था कि फ्रेंड्स हम सारे सीरीज़ से रिलेटेड सारे आपके सब्जेक्ट जो कि आप सभी को प्रोवाइड की जाएगी मैराथन क्लासेस की तरह, ताकि आप सभी को, देखिए इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, एक बात तो कन्फर्म है। ठीक है, तो बताइए फ्रेंड्स, अभय सिंह
5वें का सी बता रहे हैं। तो आप सभी के लगभग, और एक बारी आप सेशन को शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक कर दीजिए। तो देखिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5वां का आपका रायबर्न। ठीक है, तो बिल्कुल सही, आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। और हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्योंकि टाइम कम है फ्रेंड्स, और आप सभी को बहुत ज़्यादा पढ़ना है। नवजात शिशु जैसे कि 1 माह में कितने नींद लेते हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि जो नवजात शिशु हैं वो 1 घंटे में मतलब 1 माह में कितने घंटे नींद लेते हैं, 24 से 22 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा या फिर 5 घंटा। राम लखन वर्मा 6 का 20 से 22 घंटा बोल रहे हैं, ए। अनीता ठाकुर भी ए बता रही हैं, रुचि पांडे भी ए बता रही हैं। आर के भाई जी का कमेंट्स आ रहा है कि नवजात शिशु 20 से 22 घंटे सोते हैं और नवजात शिशु में हड्डियों की, बिल्कुल। और भी इसके साथ साथ आप सभी को नॉलेज बढ़नी चाहिए कि जो नवजात शिशु होते हैं उसमें 350 हड्डियाँ हैं। और आप यानी कि आप युवा हैं तो आप बता सकते हैं कि आपकी बॉडी में अभी कितनी हड्डियाँ हैं। ठीक है, तो चलिए लगभग आप सभी के बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहे हैं कि ऑप्शन यहाँ ए को टिक कर दिया जाए, है ना, 20 से 22 घंटा। ठीक है, और अगर स्वस्थ मनुष्य जैसे कि हम सभी तो लगभग 6 घंटे। ठीक है, 6 घंटे नींद हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। ठीक है, बाकी जो नवजात शिशु हैं उन्हें 20 से 22 घंटे सोने की नीड होती है, आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 कि शांति शिक्षा की वर्तमान आवश्यकताएं हैं। तो बताइए फ्रेंड्स, शांति शिक्षा की वर्तमान आवश्यकताएं हैं, ये पूछा जा रहा है कि आदर्शवादी मूल्यों का विकास, सामाजिक गुणों का विकास, पर्यावरणीय प्रेम और उपयोग सभी। बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, और हम इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स आप सभी जल्दी से आप कमेंट्स बॉक्स में आंसर करते जाइएगा, क्योंकि अगर हम कमेंट्स आपका लेंगे तो फ्रेंड्स ज़्यादा टाइम लग जाएगा और ज़्यादा टाइम हम आपका लेना नहीं चाहते। ठीक है, हम जल्दी जल्दी जो भी बहुविकल्पीय प्रश्न है वो डिस्कस करेंगे ताकि और भी सब्जेक्ट कवर हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा हम इस वीडियो में क्वेश्चंस को जो है डिस्कस कर सकें। तो 7वां का जो है आप सभी के लगभग बिल्कुल करेक्ट आंसर है द, क्योंकि शांति शिक्षा का जो वर्तमान आवश्यकताएँ होती है वो आदर्शवादी, ठीक है, मूल्यों का विकास होना, सामाजिक गुणों का विकास होना, जो पर्यावरणीय प्रेम यानी प्रकृति से प्रेम होना। तो ये शांति शिक्षा की जो है वर्तमान यानी कि रिसेंटली जो है अभी ये सभी आवश्यकताएं हैं। तो उपयोग डी यहाँ बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। और जब हम लघु उत्तरीय अति लघु उत्तरीय डिस्कस करेंगे पे समझ में आ जाएगा। और देखिए नेक्स्ट आपका है, और कॉपी से रिलेटेड आप सभी क्वेश्चन आ रहे थे कि कॉपी कैसे लिखते हैं। तो बहुत सारे प्रशिक्षु गलती करते हैं, तो फ्रेंड्स उससे रिलेटेड आप सभी को जल्दी वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। तो देखिए सार्वजनिक हित की शिक्षा है, बताइए हिंसा शिक्षा, घृणा की शिक्षा, शांति शिक्षा या फिर उपयोग सभी। क्वेश्चन नंबर 8 का आप सभी आंसर कीजिए। सार्वजनिक हित की शिक्षा है, अगर शिक्षा शास्त्र में ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए और ऑप्शन में शांति शिक्षा दे दिया तो फ्रेंड्स उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो शांति शिक्षा ही होगा, यानी कि आपका यहाँ 100 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सार्वजनिक हित की शिक्षा, हिंसा शिक्षा तो होगी नहीं, ना ही घृणा की शिक्षा होगी। तो इसका जो मेन डेडिकेटेड है सार्वजनिक हित की शिक्षा वो शांति शिक्षा से। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी प्रशिक्षु जुड़े हैं एक बार आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, और सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए ताकि हम इससे मोटिवेट हों और आप सभी को ऐसे ही लाइव सेशन जो भी आपके सब्जेक्ट है प्रोवाइड किया जाए। निम्न में से शांति कौशल की विशेषताएं हैं, एक बार आप सभी वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से शांति कौशल की क्या विशेषताएं हैं, बताइए फ्रेंड्स। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से शांति कौशल की विशेषताएं। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयोग सभी, क्योंकि जो निम्न में से जो शांति कौशल की विशेषताएं हैं वो है समन्वय, वैधता का समावेश और विश्वसनीयता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपके स्क्रीन पर है, शांति के आधार है। शांति के आधार क्या क्या है फ्रेंड्स? तो नैतिकता, सृजनात्मकता, सद्भावना और उपयोग सभी। बताइए फ्रेंड्स। तो देखिए, शांति के जो आधार है, जो बेस है, वो है सृजनात्मक, नैतिक और सद्भावनापूर्ण, यानी कि उपयोग सभी यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अभी आपका है क्वेश्चन नंबर 11, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है? फ्रायड के अनुसार, यहाँ फ्रायड के अनुसार पूछा जा रहा है, तो बताइए फ्रेंड्स, 1, 3, 4, 2 कितने प्रकार का होता है? तो फ्रायड के अनुसार जो है व्यक्तित्व आपका 3 प्रकार का होता है, यानी कि आपका यहाँ ब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी से आप सभी आंसर करिए और जल्दी जल्दी से हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ 12, इदम, अहम तथा परम, यानी कि देख सकते हैं ईगो, सुपर ईगो और आपका व्यक्तित्व के 3 प्रकार हैं, जैसे इदम, अहम, अहम और परम अहम। व्यक्तित्व के 3 प्रकार हैं। यह किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? तो अब देखिए, अभी हमने ऊपर एक डिस्कस किया है, क्वेश्चन है कि फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने जान लिया 3 प्रकार का। अब अगर ये जानना हो कि वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं, तो वो आपका है इदम, अहम और परम अहम। परम अहम, तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का, वो हो जाएगा स, यानी कि फ्रायड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 और अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या है। यहाँ दे रहा है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार व्यक्ति के 3 रूप हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी। तो अभी हमने फ्रायड के बारे में जाना, तो सिंपली यहाँ फ्रायड ऑप्शन कट हो जाएगा, क्योंकि उसका तो इदम, अहम और परम अहम है। अब यहाँ जो 3 प्रकार व्यक्तित्व के आ रहे हैं, वो आ रहे हैं अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। तो ये किसका है? तो ये युंग का है, यानी कि आपका यहाँ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, युंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर आपका 14, न्यूमैन व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? बताइए। अब देखिए, युंग ने भी व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं, जो कि अभी हमने जाना, और वो कौन कौन से थे? तो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अभी फ्रायड द्वारा बताए गए 3 व्यक्तित्व कौन कौन से थे? तो इदम, अहम, परम अहम। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि न्यूमैन तथा स्टर्न ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? बताइए। तो फ्रेंड्स सिंपली कह सकते हैं 2 प्रकार बताए हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15, जो कि अभी आपके स्क्रीन पर है। बताइए इसका आंसर क्या हुआ। अब देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि व्यक्तित्व के 3 रूप एंडोमार्फिक, मेसोमार्फिक तथा एक्टोमार्फिक। 3 प्रकार आप सुन लीजिए ऐसे से, एंडोमार्फिक, मेसोमार्फिक तथा एक्टोमार्फिक किसने बताए हैं? तो ये बताया है आपका सेल्डन ने। अगर पूछ दिया जाए आपके एग्जाम में कि सेल्डन मतलब कि सेल्डन द्वारा कितने व्यक्तित्व बताए गए हैं, कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के। कौन कौन से? तो एंडोमार्फिक, मेसोमार्फिक तथा एक्टोमार्फिक। तो ये तीनों बातें जो है आपने जाना। न्यूमैन और स्टर्न ने 2 प्रकार के बताए हैं, फ्रायड ने जो है 3 प्रकार का बताया है, वहीं अगर बात की जाए युंग ने भी 3 प्रकार का बताया है, और यहाँ सेल्डन ने भी 3 प्रकार का बताया है। तो ये तीनों बातें आप जो है याद रखिए। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आदत दूसरा स्वभाव है। यह किसका कथन है? ये जो आदत है वो दूसरा स्वभाव है, यह किसका कहना है? तो ये कहना है जेम्स का, यानी कि आपका यहाँ ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 17, जो कि अभी आपके स्क्रीन पर है। अब देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, कि वह गुण जिसमें व्यक्ति किसी कार्य के प्रति शक का भाव नहीं रखता है, ठीक है, वरन प्रत्येक कार्य के प्रति संवेदनशीलता का भाव रखता है, वह कहलाता है, क्या कहलाता है? हिंसा, सहमति जन्यता, अच्छाई या फिर सभी।
अब पूछा जा रहा है कि वह गुण जिसमें व्यक्ति किसी कार्य के प्रति शक का भाव नहीं रखता है, वरन प्रत्येक कार्य के प्रति जो है अपना संवेदनशीलता का भाव रखता है, वो क्या कहलाता है, उस व्यक्ति को आप क्या कह सकते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो आप सिंपली कह सकते हैं हिंसा से तो ऐसा कोई काम करेगा ही नहीं, अच्छाई से भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट अच्छाई से कर सकता है, लेकिन सभी, क्योंकि हमें एक ऑप्शन और सबसे बेटर चुनना है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, सहमति जन्यता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ब आप यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अभी आपके स्क्रीन पर है और क्वेश्चन अभी आप देख सकते हैं कि बालक की सबसे महान आवश्यकता और सबसे बड़ा जो है रक्षक चरित्र है, शिक्षा नहीं। देखिए यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि बालक की सबसे महान आवश्यकता और सबसे बड़ा रक्षक चरित्र है, शिक्षा नहीं। यह कथन किसका है? अब देखिए इसमें एक वैज्ञानिक होंगे जिनका ये कहना है कि बालक की जो सबसे महान आवश्यकता है वो सबसे मतलब उसका चरित्र है, शिक्षा नहीं है। उनका फोकस चरित्र पर किया गया है। तो ये किसने कहा गया है? ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये स्पेंसर ने कहा है। और आप सभी को स्पेंसर का नाम सिंपली पता होना चाहिए, क्योंकि आप स्टार्टिंग से ही इस स्पेंसर को पढ़ते आ रहे हैं। और उनका ये स्टेटमेंट है कि बालक की जो सबसे महान आवश्यकता है वो उसका चरित्र है, शिक्षा नहीं। तो ये स्पेंसर ने कहा है। नेक्स्ट आपका है, और व्यवहारवाद के जनक आपसे पूछा जा रहा है कि व्यवहारवाद के जनक कौन? फ्रेंड्स अभी आप नए जुड़े हैं चैनल के साथ, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो, और शेयर भी कर दीजिए। और क्वेश्चन नंबर आपका 19 की व्यवहारवाद के जनक कौन है? तो देखिए आप सिंपली कह सकते हैं कि व्यवहारवाद के जो जनक है वो वाटसन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर। 1 मिनट, थोड़ा ज़्यादा जूम हो गया है, आपको क्वेश्चन थोड़ा नहीं दिखेगा साइड का, कोई दिक्कत नहीं है, हम आप सभी को पूरा पढ़ के सुना देंगे कि सर्वप्रथम क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करिए आप सभी। सर्वप्रथम देश के व्यक्तियों में अपनी मातृभूमि के भक्ति की भावना उत्पन्न करनी चाहिए, शेष कार्य तो इसके उपरांत भी किए जा सकते हैं। यह कथन किसका है? पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम जो है अपने देश के व्यक्तियों अपनी मातृभूमि के लिए भक्ति की भावना उत्पन्न करनी चाहिए, बाकी जो कार्य है वो बाद में भी किया जा सकता है। ये इसका स्टेटमेंट है, यही पूछा जा रहा है। तो ये स्टेटमेंट आप सभी का है रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन नंबर ब आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अभी आप देख सकते हैं 21 वैश्वीकरण के उदाहरण है सार्क शिखर सम्मेलन, यूएनओ, IMB, उपयोग सभी। तो फ्रेंड्स वैश्वीकरण जो है आप सभी सिंपली कह सकते हैं सार्क शिखर सम्मेलन, यूएनओ, IMB, यानी कि उपयोग सभी। यहाँ करेक्ट आंसर आपका द हो जाएगा। नेक्स्ट आपका वैश्वीकरण का उद्देश्य क्या होता है? यहाँ उदाहरण पूछा और यहाँ उद्देश्य पूछा जा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि वैश्वीकरण का जो उद्देश्य होता है वो होता है आर्थिक समानता, गरीबी उन्मूलन, उदारीकरण, यानी कि आपका यहाँ ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 एंड 21 का उपयोग सही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका 23 जो कि अभी आपके स्क्रीन पर है और BTC 2017 का ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चंस में आप सभी के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं सब कुछ शामिल कर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा गुण व्यक्तित्व के 5 गुणों में शामिल है? अब ऐसा कोई गुण है जो कि व्यक्तित्व के 5 गुणों में शामिल है? देखिए चारों ऑप्शन में आपको कौन सा लग रहा है? तो देखिए सामाजिकता, एकांत प्रियता, स्वार्थपरता और खुलापन। निम्नलिखित में से कौन सा गुण व्यक्तित्व के 5 गुणों में शामिल है? तो वो है खुलापन। ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर आपका 24 जो कि अभी आपकी स्क्रीन पर है और ये भी BTC 2017 का पूछा गया प्रश्न है कि अनुबंधन का निर्माण होता है। मान लीजिए आपसे ऐसे ही क्वेश्चन और आप सभी को सिंपली पता होना चाहिए कि क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। तो अनुबंधन का जो निर्माण होता है वो होता है अनुकूलन के नियम से, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 100 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 अभी आपके स्क्रीन पर है और देख सकते हैं क्या पूछा जा रहा है कि किसका कथन है
कि व्यक्ति के व्यवहार का जो समूचा सार ही उसका व्यक्तित्व है। यानी कि जो व्यक्ति का व्यवहार है समूचा सार ही उसका व्यक्तित्व है। ये कथन किसका है? तो आप सिंपली कह सकते हैं कि वुडवर्थ। ऑप्शन नंबर अ आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 कि मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के जन्मदाता है। पूछा जा रहा है कि जो यहाँ फंस रहा है। मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के जन्मदाता हैं। क्वेश्चन ऑप्शन आप देख सकते हैं फ्रायड, यूंग, जॉन डेवी और वारेन। कौन सा करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा बताइए फ्रेंड्स। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फ्रायड। जी हाँ फ्रेंड, जो मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण है उसके जन्मदाता जो है फ्रायड है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 27 क्वेश्चन नंबर 27 आप देख सकते हैं अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है। अनुकूलित और अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो ये सिद्धांत आपका पावलोव ने दिया है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अनुकूलित अनुक्रिया का जो सिद्धांत है वो पावलोव ने दिया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 28 कि निम्नलिखित में से कौन शांति अभिवृत्ति नहीं है। देखिए ये इम्पोर्टेंट है और ये आपका हो सकता है इस बार ही पूछ दिया जाए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है शांति अभिवृत्ति नहीं है, और ये 2019 का पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए कौन सा नहीं है, तो हिंसा एवं विवाद। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। बाकी अहिंसा और करुणा, न्याय, मस्तिष्क का खुलापन, ये सभी है अभिवृत्ति के, ठीक है। बाकी ये हिंसा एवं विवाद नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 जो कि अभी आपकी स्क्रीन पर है, शांति कौशलों का आधार क्या? फिर से एक बारी शांति जो कौशल है इसके बेस के बारे में, जो भी शांति का स्किल्स है, ठीक है, उसका बेस पूछा जा रहा है कि क्या है। तो आप सिंपली कह सकते हैं, देखिए तनाव और दबाव तो बिल्कुल नहीं, और यहाँ सृजनात्मक स्वयंगात्मक संकीर्ण बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए आपको ऑप्शन ऐसे दिए जाएंगे जैसे कि आपको लगेंगे कि सारे के सारे सही हैं, लेकिन आपको वही ऑप्शन क्लिक करना है जिसमें ज़्यादा दम लग रहा हो। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा संवेगात्मक अस्थिरता। ऑप्शन नंबर 100 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 30 जो कि अभी आपकी स्क्रीन और देख सकते हैं DLED 2019 का पूछा गया ये प्रश्न है, ठीक है। और देख सकते हैं फ्रेंड्स इसका, किसी को हानि पहुँचाने के उद्देश्य से किया गया व्यवहार क्या कहा जाता है। पूछा जा रहा है कि किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया व्यवहार क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आक्रामकता। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 31 और ये थोड़ा धुंधलापन दिखेगा। भावनात्मक एकता समिति 1961 के अध्यक्ष थे। पूछा जा रहा है कि भावनात्मक एकता समिति 1961 के अध्यक्ष कौन थे, और DLED 2019 का पूछा गया प्रश्न है तो डॉक्टर पूर्णानंद। ऑप्शन नंबर 100 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि सत्य अहिंसा और सत्याग्रह के महत्व को बताया, किसने बताया। सत्य अहिंसा और सत्याग्रह के महत्व को किसने बताया, तो महात्मा गांधी ने बताया। ऑप्शन नंबर 100 आपको यहाँ बिल्कुल करेक्ट लगाना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक सहिष्णुता में बाधक नहीं है। तो सिंपली आप देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा धार्मिक सहिष्णुता, तो आप सिंपली कह सकते हैं नैतिक आचरण। कहे नैतिक आचरण है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल यहाँ करेक्ट आपका द हो जाएगा, नैतिक आचरण नहीं है। नेक्स्ट आपका 34 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं है। अभी हमने इससे पहले भी डिस्कस करा था इस क्वेश्चंस के बारे में, और ये क्वेश्चन आप सभी को सिंपली पता होना चाहिए कि चिंताग्रस्त रहना। अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था और फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं है तो चिंताग्रस्त रहना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 35,
निम्नलिखित में से चरित्र का विकास के लिए क्या आवश्यक है? बताइए। कक्षा में चरित्र का व्याख्यान करना, मतलब बड़ी बड़ी फेंकना आप कह सकते हैं, टीवी देखना, या फिर सदाचार युक्त पर्यावरण, या फिर विद्यालय का असहयोग। तो देखिए, निम्नलिखित में चरित्र के विकास के लिए क्या आवश्यक है, तो वो है सदाचार युक्त पर्यावरण। ऑप्शन नंबर 100 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 36, सांसारिक दुखों से मुक्ति का जो अष्टांगिक मार्ग बताया है, तो किसने बताया है? यहाँ पूछा जा रहा है कि सांसारिक दुखों से मुक्ति का अष्टांगिक, जो कि एक योगा आप कह सकते हैं, जो कि इसके 5 अंग हैं, ठीक है। तो इसका जो है मुक्ति का किसने मार्ग बताया है, तो महात्मा बुद्ध ने। ऑप्शन नंबर 100 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 जो कि अभी आपकी स्क्रीन पर है, अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी गई है, किसमें दी गई है? वैदिक दर्शन में, बौद्ध दर्शन में, जैन दर्शन में, या फिर योग दर्शन में? अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य की शिक्षा किस में दी गई है, तो जैन दर्शन में। तो यहाँ ऑप्शन में आपको स में दिया है, तो यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर स हो जाएगा आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन हिंसा का मोर्चा है? बताइए। तो आप सिंपली इसमें देखते ही लगा देंगे, धमकी देना तो नहीं होगा, जिसमें दम होगा जिस भी वर्ड में, तो भ्रष्टाचार। जी हाँ फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन हिंसा का मोर्चा है, तो वो भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार से ही सब स्टार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर आपके यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 39, जो भी प्रशिक्षु चैनल के साथ नए जुड़े हैं, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी आपके दोस्त फ्रेंड जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और अभी आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख सकते हैं कि सकारात्मक व्यवहारिक सहायता या सहयोग के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? यहाँ आप भी एक शिक्षक बनने वाले हैं, तो बताइए फ्रेंड्स, सकारात्मक व्यवहारिक सहायक या सहयोग के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो व्यवहार के पर्याप्त विकल्प रखना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, दंड देने से कोई जो है नहीं सीखता है, स्वतः पाठ्यक्रम निर्माण करने से कोई नहीं सीखता है, ठीक है। सभी छात्रों को एक तरह से पढ़ाया जाए तो कोई नहीं सीख लेगा। व्यवहार के पर्याप्त, जो भी जिस मतलब जो भी बच्चा है, आपको पता होना चाहिए वो कैसे समझ रहा है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको थोड़ा वो सब कुछ समझ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि बहुत कुछ समझाओ फिर भी ज़्यादा नहीं समझ पाते हैं। तो व्यवहार जो है उनके पर्याप्त करना होगा, उनके सामने विकल्प रखना होगा, ताकि वो अच्छे से समझ सके आपकी बात को। आपको ऑप्शन नंबर 2 आपके यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 40, निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी मौखिक हिंसा है? मारना, धक्का देना, गालियाँ देना, या फिर सामाजिक बहिष्कार करना? क्वेश्चन नंबर आपका 40। तो फ्रेंड्स देखिए, मौखिक पूछा जा रहा है ना कि मौखिक हिंसा क्या है, तो गालियाँ देना। ऑप्शन नंबर 100 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 41 क्वेश्चन, जो कि अभी आपके स्क्रीन पर है। अब आपको आई होप कि क्वेश्चन सही से दिख रहे होंगे, थोड़ी पीडीएफ बनाने में दिक्कत हो जाती है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आप सभी मैनेज थोड़ा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है? यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है? तो पंथ निरपेक्षता। ऑप्शन नंबर 100 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 42 कि निम्नलिखित में वैश्वीकरण का तात्पर्य क्या है? निम्नलिखित में जो वैश्वीकरण है उसका तात्पर्य क्या है? अभी हमने दो क्वेश्चन जाना था उसके बारे में, तो सिंपली फ्रेंड्स इसका आप आंसर कर सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो वैश्वीकरण है उसका क्या तात्पर्य है, तो विभिन्न देशों के लोगों का जो है आपसी सामंजस्य, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 43 कि निम्नांकित में सतत विकास का आयाम कौन सा है? सतत विकास मतलब सदा से, बताइए फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से सतत विकास का आयाम कौन नहीं है पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ बहुत सारे
प्रशिक्षु गलती कर देते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ के देखिए, यहाँ लास्ट में नहीं है पूछा जा रहा है, तो इस पर जो है आप एग्जाम में ज़रूर फोकस करिएगा, क्योंकि जब आप टिक लगा देंगे तब आपको याद आएगा नहीं ये तो नहीं लिखा है ना, फिर आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असीमित। ऑप्शन नंबर 6 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सतत विकास क्यों आवश्यक है, ये भी बहुत ज़रूरी है कि भैया सतत विकास जरूरी क्यों है। तो शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण के लिए सतत विकास जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो हमारा इन्वायरमेंट है, ठीक है, वो शुद्ध रहे, स्वच्छ रहे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अ। नेक्स्ट आपका 45, सादृश्य द्वारा अनुक्रिया का नियम किसने दिया है। पूछा जा रहा है कि सादृश्य द्वारा अनुक्रिया का नियम किसने दिया है। क्वेश्चन नंबर आपका 45, तो ये आपका थारनडाइक ने दिया है। ऑप्शन नंबर 6 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 46, थारनडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम दिए हैं। सादृश्य तथा अनुक्रिया का नियम किसने दिया, थारनडाइक ने दिया। सीखने के कितने मुख्य नियम थारनडाइक ने बताए हैं, तो वो बताए हैं आपके 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 100 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये दोनों बातें आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47, स्व जागरूकता विकास के रूप हैं, बताइए। स्व जागरूकता जो है विकास के रूप है, तो गणना संबंधी स्वप्रत्यय, अंत सचेतना, व्यक्तियों को पहचानना, ये सभी स्व जागरूकता की पहचान है, विकास के रूप हैं। ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहिरंग योग है, यहाँ पूछा जा रहा है कि बहिरंग जो योग है वो कौन सा योग है। यम है, नियम है, आसन है या फिर प्राणायाम है, प्रत्याहार है या फिर उपयोग सभी हैं। तो फ्रेंड्स जो बहिरंग योग है, जो आप कह सकते हैं जो आपका ये सभी मतलब उपयुक्त सभी, ठीक है। यम भी है, नियम भी है, आसन भी है, प्राणायाम भी है, प्रत्याहार भी है, बहिरंग योग है सब, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर, अब देखिए नीचे अंतर योग पूछ दिया जाए कि धारण, ध्यान, समाधि, ये भी उपयोग सभी। अब देखिए यही सब आ जा, जो आपका अष्टांगिक योगिक योग होता है ना, उसके 5 अंग है, कौन कौन से, तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, जो कि इसे हम बहिरंग योग भी कहते हैं। जो आपका अष्टांगिक योग होता है उसके 5 अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, जिसे हम बहि योग भी कहते हैं। अगर अंतर योग के बारे में पूछे तो अष्टांग योग के अंतरंग मतलब अंतरंग योग कौन कौन से हैं, धारण, ध्यान, समाधि। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 49 है वो इसका भी करेक्ट आंसर उपयोग सभी हो जाएगा, ठीक है। जो भी प्रशिक्षु अभी नए जुड़े हैं फ्रेंड्स, जल्दी से आप वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और आप सभी को ऐसे ही लाइव सेशन वीडियोस प्रोवाइड की जाए। और कोशिश करें कि आपके एग्जाम से पहले सारे सब्जेक्ट जल्द से जल्द कंप्लीट कराया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 50, जो कि अभी आपकी स्क्रीन पर है। बताइए फ्रेंड्स, शांति शिक्षा के लिए आवश्यक क्या है। पूछा जा रहा है शांति शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है। अलग से कक्षा की व्यवस्था कराना, या फिर समस्त विषयों की कक्षा में दी जा सकती है, या फिर हिंदी विषय की कक्षा उपयुक्त होगी, या फिर संस्कृत विषय की कक्षा उपयुक्त होगी। तो पूछा जा रहा है कि क्या हम संस्कृत और हिंदी पढ़ के शांति शिक्षा का बस यही आवश्यक है और कोई आवश्यकता नहीं है। तो नहीं फ्रेंड्स, समस्त यानी कि सारे विषयों की कक्षा में दी जा सकती है। यानी कि शांति शिक्षा के लिए आवश्यक क्या है, तो समस्त विषयों की कक्षा में दी जा सकती है शिक्षा, शांति शिक्षा, ठीक है। तो आपका यहाँ ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और देखिए शांति शिक्षा को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है। तो एक बच्चे को आप सुयोग्य नागरिक कैसे बना सकते हैं, ये पूछा आपसे जा रहा है। तो देखिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा द्वारा, नैतिकता पाठ पढ़ाने से, सद्गुणों के विकास से, या फिर उच्च कोटि की प्रार्थना करा के। तो आपको क्या लग रहा है कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा। और देखिए हम क्वेश्चन फ्रेंड्स जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे ताकि कम टाइम में आप ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर सको। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, बच्चों को सुयोग्य नागरिक सारी बातें योग दर्शन के प्रेरणा हैं। बताइए फ्रेंड्स, योग दर्शन के
प्रणेता हैं कौन है? पतंजलि, शंकराचार्य, अरविंद घोष या फिर मनु। बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो योग दर्शन के कौन है प्रणेता? तो वो है पतंजलि। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी प्रशिक्षु अभी जुड़े हैं इस लाइव सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि और भी प्रशिक्षु जुड़ सकें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, शांति निकेतन और विश्व भारती की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की थी? तो अरविंद घोष ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी या फिर विवेकानंद। शांति निकेतन और विश्व भारती, आप सिंपली फ्रेंड्स बता सकते हैं इसका आंसर। शांति निकेतन और विश्व भारती की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट, और देखिए ये आपका जो क्वेश्चन है वो बीटीसी 2016-2017 में पूछा गया है। यही मैं आपको बार बार बोलती हूँ, जो आपके प्रश्न हैं वो डीएलएड के आगे जो एग्जाम होते हैं उसमें रिपीटेड हो जाते हैं। बाकी प्रीवियस ईयर पेपर फ्रेंड्स जल्दी मैथ प्लस इंग्लिश का सॉल्व आउट कराया जाएगा, जो हाल ही में 2021 में फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम हुआ था, ठीक है, उन प्रशिक्षुओं का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से लोकतंत्र के सिद्धांत है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से लोकतंत्र के सिद्धांत है? बंधुत्व, जातिवाद, समानता, संतोष, समाजवाद, बहिर्मुखता, और आपका नेक्स्ट आ जाता है स्वतंत्रता, समाजवाद, समानता, स्वतंत्रता, जातिवाद, समानता। कौन सा आपको लग रहा है? तो आप सिंपली कह सकते हैं लोकतंत्र के सिद्धांत क्या है? स्वतंत्रता, समाजवाद और समानता। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अभी आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है जो कि आप देख सकते हैं, और इसमें क्या कहा जा रहा है फ्रेंड्स, आप यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति और अहिंसा की संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय दशक कब घोषित किया गया था? यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो शांति और अहिंसा की संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित के बारे में पूछा जा रहा है कि कब किया गया था। तो फ्रेंड्स आप सिंपली कह सकते हैं वर्ष 2001 से लेकर 2010 तक। ऑप्शन नंबर अ आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अभी आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है जो कि बीटीसी 2016 का पूछा गया ये प्रश्न है, और जो अभी आपके स्क्रीन पर है। अब देखिए फ्रेंड्स, शांति के लिए शिक्षा नैतिक के साथ उन मूल्यों, दृष्टिकोणों और कौशलों के पोषण पर बल देती है जो सामंजस्य बैठाने के लिए आवश्यक है। देख सकते हैं कि जो शांति के लिए शिक्षा और नैतिक विकास के साथ मूल्यों, दृष्टिकोणों और कौशलों के पोषण पर बल देती है जो सामंजस्य बैठाने के लिए आवश्यक है। कौन है? तो प्रकृति और मानव के जागतिक विकास के लिए उन मूल्यों, दृष्टिकोणों, कौशलों पर जो है पोषण पर बल देती है जो प्रकृति और मानव जगत के बीच सामंजस्य बैठाने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर अ आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर अभी आपके स्क्रीन पर है फ्रेंड्स। जो प्रशिक्षु अभी नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है सतत विकास संभव है। सतत जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो किससे संबंधित है? आर्थिक दृष्टिकोण से, पर्यावरणीय दृष्टिकोण, या फिर सामाजिक, या फिर उपयोग सभी। तो फ्रेंड्स जो आपका सतत विकास है वो आर्थिक दृष्टिकोण से भी संबंधित, पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी संबंधित है, और जो है सामाजिक पर्यावरण से भी संबंधित है, यानी कि उपयोग सभी। यहाँ ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अभी आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58, किसका कथन है तनाव असंतुलन की दशा है जो प्राणी को अपनी उत्तेजित दशा का अंत करने के लिए कोई कार्य करने को प्रेरित करती है? तो 4 ऑप्शन अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो अब आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। पूछा जा रहा है कि यह किसका कथन है कि तनाव और संतुलन की दशा में जो प्राणी को अपनी उत्तेजित दशा का अंत करने के लिए कोई कार्य करने को प्रेरित करता है। तो ये किसने कहा था? तो गेट्स ने कहा था। ऑप्शन नंबर अ आप यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अभी आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59, कि शांति शिक्षा के लिए विद्यालय में कराई जाने वाली प्रमुख गतिविधियाँ क्या हैं? तो फ्रेंड्स आप सिंपली कह सकते हैं
कि शांति शिक्षा के लिए विद्यालय में कराई जाने वाली प्रमुख गतिविधियां सामूहिक कार्य, श्रमदान, बाल और उपयोग सभी। यानी कि आप सभी का देखिए, शांति शिक्षा के लिए विद्यालय में कराई जाने वाली जो प्रमुख गतिविधियां होती हैं वो सामूहिक कार्य किया जाता है, श्रमदान, बाल, यानी कि सब कुछ आपका यहाँ करेक्ट होगा। द ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट अभी आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60। अष्टांग योग के कितने अंग होते हैं? कल मैंने जब फर्स्ट वीडियो आप सभी को बहुविकल्पीय का बताया गया था तो बताया गया था फ्रेंड्स अष्टांग योग कितने होते हैं, तो आपके देखिए 8 होते हैं। 8 आपके अष्टांग योग होते हैं। और जब हम इसके बारे में जानेंगे, और देखिए जो आपके अष्टांग योग का जो चरण है आप सभी को पता है कि आसन, यम, प्रत्याहार, नियम, ठीक है, ये 5 प्रकार के होते हैं। और जो मतलब जो अंतर का होता है वो आपका, जैसे कि सिंपली अगर कहें तो जो आसन होता है या फिर संयम या फिर आगे आपको देखिए बताया जाएगा सब कुछ, ठीक है। अभी हम बहुविकल्पीय डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8 प्रकार का। अब नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है कि अष्टांग योग का पहला चरण क्या है। अभी हमने बताया अष्टांग योग के बारे में। अब ये पूछ रहा है कि पहला चरण क्या है, तो आप सभी को सिंपली है कि अष्टांग योग 5 प्रकार के होते हैं जो कि बाहरी, ठीक है, आसन, यम, प्रत्याहार, नियम। और ये मतलब सबसे पहला कौन आता है, तो सबसे पहला आपका यम आता है, यम नियम, ठीक है, यम नियम, आसन, प्रत्याहार, ऐसे करके इसके क्रम चलते रहते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है यम कितने प्रकार का होता है, तो फ्रेंड्स यम भी आपका 5 प्रकार का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ब यहाँ बिल्कुल। अब जब अति लघुत्तरीय क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना तो इसे और भी डिटेल्स में जो है जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्वभाव निर्धारण के कितने तत्व हैं, स्वभाव निर्धारण के कितने तत्व हैं, तो फ्रेंड्स आप सभी को सिंपली पता होना चाहिए जो स्वभाव निर्धारण है उसके 7 तत्व होते हैं। तो ऑप्शन में आपको यहाँ देखिए स दिया है तो यहाँ स बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वभाव निर्धारण कितने तत्व होते हैं, तो 7 होते हैं। नेक्स्ट आपका है चरित्र आदतों का पुंज है, यह कथन किसका है? चरित्र जो है वो आदतों का पुंज है, यह कथन है डम्बविले का, यानी कि ऑप्शन नंबर ब आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अभी आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है जो कि देख सकते हैं, और ये आपका डीएलएड 2020 में पूछा गया प्रश्न है। और फ्रेंड्स आप देखिए क्वेश्चन नंबर 65 की समस्त शिक्षा शांति के लिए ही है, यह परिभाषा किसकी है? जो समस्त शिक्षा है वो शांति के लिए ही है, यह कथन किसका है पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स सिंपली इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महात्मा गांधी द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया था कि समस्त शिक्षा शांति के लिए ही है। ऑप्शन नंबर ब आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अभी आपके स्क्रीन पर है और ये भी 2020 का पूछा गया प्रश्न है कि जीवन में शांति के क्या उपाय हैं। तो फ्रेंड्स जीवन में शांति के क्या उपाय हैं, तो सिंपली कह सकते हैं उचित शिक्षा तंत्र, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, उचित समाजीकरण, यानी कि उपयोग सभी यहाँ आपका द बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जीवन में शांति के लिए शिक्षा भी उचित होनी चाहिए, पाठ्य जो है सहगामी क्रियाएं भी होनी चाहिए, और जो समाज है वो उचित समाजीकरण भी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर द आपके यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तनाव के प्रकार हैं, ये भी आपके 2020 का पूछा गया प्रश्न है कि तनाव के क्या प्रकार हैं। तो फ्रेंड्स देखिए तनाव जो है आप सभी को पता है जैविक तनाव तो होगा नहीं, मनोवैज्ञानिक भी तनाव, तो सामाजिक तनाव। ऑप्शन नंबर 100 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समाज में ही ज़्यादा तनाव होते हैं, घर में भी होते हैं, तो बात एक ही हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए महिला वर्ष है। बताइए फ्रेंड्स इसमें पूछा जा रहा है महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए महिला मतलब कौन सा वर्ष है जिसमें महिलाओं को थोड़ा सुधार मिला, इसके बारे में ये पूछा जा रहा है। तो 1990 में। ऑप्शन नंबर 100 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है जो बीमारी दूर करने के योग्य हैं उसे दूर न करना हिंसा है, यह परिभाषा किसकी है? यहाँ बोला जा रहा है कि जो बीमारी दूर करने के योग्य है उसे दूर न करना हिंसा है,
यह परिभाषा किसकी है? जो मान लीजिए अगर आपके पास कोई बीमारी है और दूर करने के योग्य है, फिर भी आप उसे मतलब अपने पास रखना चाहते हैं और उसे दूर न करना ही हिंसा है, ठीक है? ने कहा था, तो ये भी परिभाषा महात्मा गांधी जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर ब आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका है, योग्यता की उत्तरजीविका का सिद्धांत किसने दिया? योग्यतम की उत्तरजीविका का सिद्धांत किसने दिया, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है। तो सिंपली आप कह सकते हैं डम विले ने दिया। अगर ये पूछे जाए कि चरित्र आदित्यों का पुंज है, तो वो भी यह स्टेटमेंट भी डम विले ने दिया था। अगर ये भी पूछ दिया जाए कि योग्यतम की उत्तरजीविका का सिद्धांत क्या है, सिद्धांत किसने दिया, तो ये भी डम विले। तो ये दोनों देखिए से रिलेटेड और योग्यता से रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट अभी देख रहे होंगे दिए हैं, वो डम विले ने ही दिए हैं, ठीक है? तो आप इस तरह से भी याद करते हैं। अब देखिए लोक संचार का क्या माध्यम है, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि लोक संचार का आखिरकार माध्यम क्या है। तो 4 ऑप्शन आपको दे दिया गया है, कठपुतली का खेल, समाचार पत्र और पोस्टर। तो लोक संचार से ही मतलब है, प्रचार प्रसार से ही मतलब है, ताकि लोगों को पता चल सके कि क्या हो रहा है, क्या सही है, ठीक है? तो देखिए कठपुतली का खेल से भी और समाचार पत्र से भी, पोस्टर के द्वारा भी, यानी कि यहाँ आपका करेक्ट आंसर उपयोग सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अभी आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन कि अहिंसा की विशेषता नहीं है, जो अहिंसा है उसकी विशेषता क्या नहीं है। यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो बताना है आपको कि अहिंसा की विशेषता नहीं है, तो वो आपकी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा भावात्मक। स्वीकारात्मक भी है, सचेतन दुख भी है, क्रियात्मक भी है, लेकिन मतलब अहिंसा की जो विशेषता है वो भावात्मक नहीं है। तो आपका यहाँ ऑप्शन नंबर प्रश्न है वो सब कुछ डिस्कस कर लिया जाए इस वीडियो में, अगर आप सभी का सपोर्ट रहा तो फ्रेंड्स आप सभी जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए से ज़्यादा जिस भी ग्रुप में जुड़ा है, आप एक टाइप से मैराथन क्लासेस कह सकते हैं, ठीक है? तो चलिए, और 11 बजे क्लास में हमने इंग्लिश डिस्कस करा था और अब 4 बजे नेक्स्ट क्लास होगी, लेकिन अभी 2 बजे वाली क्लास में हम सांख्यिक शिक्षा ये सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे। चलिए, फर्स्ट प्रश्न अभी आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड्स, और पूछा जा रहा है कि मीडिया के अंतर्गत कौन कौन से संचार माध्यमों को सम्मिलित किया जाए। बीटीसी 2017 का पूछा गया प्रश्न है। देखिए फ्रेंड्स, मीडिया से आशय जो है वो है संचार के माध्यम, यानी कि आप जैसे कि आप कभी टीवी देखते हैं या फिर रेडियो सुनते हैं या फिर आपने अपने मोबाइल में देखा होगा, सभी इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिलते रहते हैं, ये तो सब संचार ही के तो साधन है। तो देखिए, मीडिया से आशय संचार के ऐसे साधन, और ये जो आपका पेपर होगा वो प्रश्न होगा वो 1 नंबर का होगा। तो आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 लाइन ही लिखना है, या फिर देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करिएगा कि 1 या फिर 2 लाइन में ये हो जाए, ज़्यादा आप सभी को इसमें टाइम नहीं देना है, ठीक है? तो समाचार, मनोरंजन, शिक्षा, विभिन्न आंकड़ों अथवा विज्ञापनों का प्रयास जो प्रसारण किया जाता है उसके अंतर्गत, जैसे पत्रिकाएं, यानी कि रोज डेली आप देखते होंगे ई पेपर वाले भैया आर्टिकल पब्लिश करते हैं, साथ ही टेलीविज़न, रेडियो, टेलीफोन या फिर फैक्स एवं इंटरनेट के थ्रू ही तो हम आप सभी से जुड़ सके हैं ऑनलाइन के माध्यम से, है ना? तो ये जो भी है वो आपके मीडिया के साधन है, संचार के माध्यमों को इसमें हम सम्मिलित कर सकते हैं, ठीक है? तो आई होप कि इसको लेकर आप कोई डाउट नहीं होगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी लाइव सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षु जुड़ सके, और लाइव सेशन को आप लाइक करते चलिए, ठीक है? जो भी प्रशिक्षु नए जुड़े आप सभी लाइव सेशन को लाइक करते जाए ताकि हमें भी मोटिवेट मिले और कोशिश करें कि और भी ज़्यादा आप सभी को क्वेश्चन कराया जाए। सेकेंड आपका प्रश्न है, विद्यालय पाठ्यक्रम में शांति शिक्षा क्यों आवश्यक है? पूछा जा रहा है कि विद्यालय पाठ्यक्रम में शांति शिक्षा आखिर आवश्यक क्यों है। बीटीसी 2017 का प्रश्न है। तो देखिए फ्रेंड्स, पाठ्यक्रम में शांति शिक्षा की आवश्यकता का कारण जो है, बालक में शांति से संबंधित जो भी अंतर्निहित गुणों, यानी कि जो भी उसके अंदर की गुण अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियों को उसके कार्य, व्यवहार तथा आचरण में लाना
जिससे वह दूसरे के साथ जो है शांतिपूर्ण ढंग से रहने और शांति मूल्यों का पोषण करने में समर्थ हो। जब तक एक बालक को जैसे किसी के सामने कैसे बात की जाए, बड़ों से कैसे बात की जाए, शांतिपूर्वक कैसे रहा जाए, तो ये बहुत ज़रूरी है शांति शिक्षा, है ना। प्रश्न नंबर 2 में आप सभी से यही पूछा गया है। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 3 कि आपके मतानुसार शांति के प्रमुख घटक कौन से, आपके यानी कि हमारे, ठीक है। तो देखिए, शांति के जो प्रमुख घटक है वो है आपके अहिंसा, सत्याचरण, समानता। क्योंकि जब इतना सब कुछ है, जब इतना इसमें मतलब आचरण है, तभी तो इस सब्जेक्ट को एक मतलब सब्जेक्ट बना दिया गया, एक सिलेबस में हमारे रख दिया गया, कुछ तो होगा इसमें बात, ठीक है। तो शांति के प्रमुख घटक अहिंसा, सत्याचरण, समानता, सहनशीलता, अनुकंपा, दयालुता, मित्रता, उदारता, खुलापन, आपसी संबंध एवं बातचीत, सभी से प्रेम एवं प्रेम पूर्वक व्यवहार, पूर्वाग्रह से स्वतंत्रता एवं वैश्विक भाईचारे का दृष्टिकोण इत्यादि। देखिए, शांति शिक्षा से लगभग सभी कुछ, जैसे शांति शिक्षा अगर होगी तो मित्रतापूर्ण हम व्यवहार कर सकते हैं, खुलापन रह सकते हैं, ठीक है, आपसी समझ रह सकती है, कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी मजबूत हो जाएगी, प्रेम व्यवहार से रहेंगे। तो यही आप सभी से पूछा जा रहा है। और ये बीटीसी 2016 के देख सकते हैं, पूरा प्रीवियस ईयर का जो पेपर है लगभग 4 सालों का आपको इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। अहिंसा मूलक समाज की विशेषता लिखिए। अहिंसा मूलक समाज की विशेषता पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, सामाजिक ऐसे समाज में जो कि अहिंसा, सत्याग्रह, संयमित आचरण और क्षमाशीलता एवं प्रेम व सहानुभूति, संतोष, विवादों का जो शांतिपूर्ण समाधान या फिर हिंसा एवं उपद्रव अभाव आदि का महत्व होता है। तो अहिंसा मूलक समाज की विशेषताएं क्या होती हैं? तो फ्रेंड्स, आप सब जब अहिंसा मूलक समाज के बारे में पूछा जा रहा है तो सिंपली आप कह सकते हैं अहिंसा होगा, ऐसे समाज में अहिंसा होगा, सत्याग्रह होगा, संयमित आचरण होगा, क्षमाशीलता यानी कि किसी को के योग्य होंगे, या फिर किसी कोई गलती कर दे तो क्षमा करने का जो है पूरा प्रोसेस, प्रेम व सहानुभूति होगी। अहिंसा तो वही होता है जहाँ प्रेम और सहानुभूति, वरना हिंसा ही होता। संतोष होगा किसी भी काम को लेकर, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान होगा, हिंसा एवं उपद्रव का अभाव और महत्वपूर्ण। तो ये सारी बातें जो है अहिंसा मूलक समाज की विशेषताएं हो जाती हैं। प्रश्न नंबर 5 अभी आपके स्क्रीन पर है। उन कांडों को बताइए जो किशोरा अवस्था में हिंसा के रूप में प्रकट होते हैं। बीटीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए फ्रेंड्स, पूछा जा रहा है किशोरा अवस्था, जिसे हम तूफान की अवस्था भी कहते हैं, तो पूछा जा रहा है कि इनके कारण को आप सभी हिंसा के रूप में प्रकट करें। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ अहिंसा नहीं, ध्यान दीजिएगा, हिंसा के बारे में पूछा गया है। तो किशोरा अवस्था में सबसे पहले शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास अधिकतम रूप से होते हैं। आप सभी को सिंपली पता है क्योंकि अभी आपकी अवस्था ही वही है, ठीक है। इसके फलस्वरूप किशोर में प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता, काम संबंधी जीवन दर्शन आदि की आवश्यकताएं प्रबल होती है। क्योंकि अगर अपनी लाइफ में आप अभी कुछ करना चाहते हैं तो कर पाएंगे, अदरवाइज अगर बाद में पछताने के सिवा आप सभी के पास कुछ नहीं बचता है। यही एक आपकी जो किशोरा अवस्था है जिसमें आप सभी को कुछ कर गुजरने की टाइमिंग है, ठीक है। असंतोषजनक पारिवारिक संबंध, विद्यालय कार्यों में पिछड़ापन, साथी संबंधों का, लेकिन यहाँ हिंसा पूछा जा रहा है, पिछड़ापन, साथी संबंधों का अनुचित होना, संचार माध्यमों का अनुचित प्रभाव, जैसे जो भी संचार माध्यम है, ठीक है, तो इसके जो भी खराब प्रभाव पड़ते हैं आदि किशोरों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में बाधक होते हैं। इससे किशोरों की जो है हिंसात्मक व्यवहार दिखाई देने लगती है। तो ये सब कुछ बोला गया है कि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास अधिकतम रूप से होते हैं और इसके फलस्वरूप किशोर में प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता, काम संबंधी जीवन दर्शन आदि की आवश्यकताएं प्रबल हो जाती है। वो चाहता है जो किशोर अवस्था, जैसे कि अगर हम बात करें जो भी व्यक्ति किशोरा अवस्था में उसकी होती है तो वो चाहता है कि वो स्वतंत्र रहे, ठीक है, काम संबंधी, जीवन दर्शन आदि की जो मतलब इनकी इच्छा होती है ये प्रबल हो जाती है। जैसे कि अभी आपको कोई ज़्यादा डांट दे तो आपको ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि अभी आपकी जो अवस्था है वो ये ऐसा ही है ना। तो बस यही है कि जब आप इस पर जो भी आपके मन में जो भी सोचने विचारने की
शक्ति है, आप उसे सही तरीके से काम करेंगे तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं ये हिंसात्मक जो सोच है वो नहीं आएंगी। नेक्स्ट आपका है साइबर बुलिंग का क्या अर्थ है। 2016 और 2019 का पूछा गया प्रश्न है, या फिर ऐसे भी पूछ देता है कि साइबर बुलिंग से आप क्या समझते हैं। तो फ्रेंड्स आप सिंपली कह सकते हैं किसी बच्चे की अवस्था किसी बच्चे अथवा वयस्क को किसी बच्चे या फिर अवयस्क द्वारा इंटरनेट या मोबाइल का प्रयोग कर प्रताड़ित या मानसिक रूप से परेशान किया जाए। इसका बाल मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है तथा इन्हें नकारात्मक, जैसे कि किसी बच्चे पर आप देख सकते हैं, जैसे साइबर बुलिंग का जो मेन पर्पज यही होता है कि किसी बच्चे को जो है मतलब इंटरनेट या फिर मोबाइल द्वारा उसे प्रताड़ित किया जाए, उसे परेशान किया जाए, जिससे उसके मस्तिष्क पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है और उसमें नकारात्मक मतलब उसे नकारात्मक रूप में कन्वर्ट कर देता है या फिर बना देता है, तो उसे हम साइबर बुलिंग कहते हैं। ठीक है, इसके द्वारा ये प्रक्रिया होती है और इसके तहत उस पर जो है केस भी चलाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है अष्टांग योग के बारे में पूछा जा रहा है। तो हमने फ्रेंड्स पहले भी डिस्कस किया था, अष्टांग योग आपके लगभग 8 प्रकार के होते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, इनमें से देखिए 5 प्रकार के जो आपके हैं वो यम बाहरी होते हैं, जैसे कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। और जो बहिरंग यानी जो बाहरी होते हैं वो होता है धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, योग के अंतरंग यानी कि तो योग अष्टांग किसे कहा जाता है, तो सिंपली आप ये समझिए कि अष्टांग योग सूत्र में बताए गए योग के 8 अंग है। ठीक है, जिसे हम 5 बाहरी रूप में देखते हैं और जो 3 है वो आपके आंतरिक। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अगर आपके पास सीरीज है तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2016-2018 का पूछा गया प्रश्न है। अवांछित व्यवहार में सुधार हेतु शिक्षक द्वारा अपनाई जाने वाली सकारात्मक रणनीतियाँ क्या है। अवांछित व्यवहार में सुधार हेतु शिक्षक द्वारा अपनाई जाने वाली रणनीतियों के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए, कक्षा में छात्र ध्यानपूर्वक निरीक्षण करें, उसके व्यवहार को देखें, उनका विश्लेषण करें और कारणों का पता लगाने की, यानी कि जो भी टीचर्स हैं अवांछित व्यवहार, क्योंकि उनको देखना चाहिए कक्षा में जो छात्र हैं वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, उनको कितना आता है और हमें कितना बताना है। ठीक है, ये सब कुछ जो है विश्लेषण करना पड़ेगा एक टीचर को। और सेकेंड पॉइंट देख सकते हैं, छात्रों को समझाएं कि वे कक्षा एवं विद्यालय के लिए महत्वपूर्ण है और उनमें क्षमता है कि वे सफल हो सकेंगे। साथ ही कक्षा में बातचीत करने पर छात्रों को अलग अलग बैठाएं, फिर ध्यान दें। कक्षा में अवांछित व्यवहार को हतोत्साहित करें और छात्रों को यह भी बताएं कि उनसे क्या अपेक्षा है। ठीक है, कक्षा में उचित व्यवहार का पालन करने के लिए विचार विमर्श करें, इसके लिए उन्हें समय दें। ये नहीं कि आप कोई भी बच्चे गलती करें तो आप उन्हें उठकर जो है डंडे से मार दो, उन्हें दंड दे दो। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये अवांछित व्यवहार नहीं होगा फ्रेंड्स। तो ये क्योंकि आपको भी भावी अध्यापक बनना है भविष्य में, तो इन सारे गुण के साथ आप सभी को आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, राष्ट्रीय एकता के मार्ग में आने वाले प्रमुख बाधाएं कौन सी है। 2018 का पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए, राष्ट्रीय एकता में आने वाले प्रमुख जो मार्ग है, जातिवाद है, प्रांतीयवाद है, सांप्रदायिकतावाद है, भाषावाद है, राजनीतिक दल है, भारतीय नागरिकों में विविध धर्मों में विश्वास की कमी है, अनुपयुक्त शिक्षा की समस्या है, अच्छे नेतृत्व की समस्या है, आर्थिक समानता की समस्या है, निरक्षरता का निम्न स्तर है। ठीक है, तो ये सारी जो है राष्ट्रीय एकता के मार्ग में कहीं ना कहीं बाधक है। और सबसे पहले तो राजनीतिक दल है ना, और तो और सेकेंड नंबर पर आप कह सकते हैं अच्छे नेतृत्व की भी समस्या है, आर्थिक समानता भी है। तो ये सारे जो भी हैं वो आप सभी के राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधाएं हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, वर्तमान समय में शांति शिक्षा की आवश्यकताएं क्यों हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, वर्तमान समय में शांति शिक्षा की जो आवश्यकताएं हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले तो सामाजिक गुणों को विकसित करने हेतु, नैतिक गुणों को विकसित करने हेतु, आदर्शवादी बनने के लिए शांति शिक्षा बहुत ही जरूरी है। प्रकृति से प्रेम अगर आप सभी को चाहिए, अगर आप अपने फैमिली, तो देखिए शांति शिक्षा बहुत ही जरूरी हो जाता है। वो समाज हो, नैतिक गुण हो या फिर आदर्शवादी हो या फिर प्रकृति हो, है ना। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 11, शांति के लिए शिक्षा की प्रमुख बाधाएं क्या है।
तो शांति के लिए शिक्षा की प्रमुख बाधाएं आतंकवाद, जातिवाद, भाषावाद और धार्मिक संकीर्णता। तो ये जो सभी हैं वो शांति के प्रमुख बाधाएं हैं शिक्षा में। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 12, व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी किसे कहते हैं। पर्सनालिटी के बारे में पूछा जा रहा है। तो सिंपली फ्रेंड्स अगर बात किया जाए तो व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के बाह्य तथा आंतरिक गुणों की व्याख्या करता है। यानी कि आप किसी व्यक्ति को देखकर पता कर सकते हैं कि इसकी पर्सनालिटी क्या है, ये किस लेवल का है ना। तो यही कहा गया है कि पर्सनालिटी किसे कहते हैं, और बीटीसी 2018 और 2020 का पूछा गया प्रश्न है। तो व्यक्ति किसी व्यक्ति के बाह्य तथा आंतरिक गुणों की व्याख्या करता है, ठीक है, और इससे ये पता कर सकते कि उसका पर्सनालिटी क्या है। अगर हम यहाँ रैक्स के अनुसार यानी कि इनका क्या कहना है, तो व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य एवं अमान्य गुणों का संगठन है। रैक्स के अनुसार व्यक्तित्व पर्सनालिटी वो किसे कहते हैं, तो व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य एवं अमान्य गुणों का संगठन है। और वुडवर्थ ने क्या कहा है कि व्यक्तित्व के व्यवहार का समूचा सार ही उसका व्यक्तित्व है, ठीक है। तो आप एक याद रख लीजिए, ठीक है, अगर आप वैज्ञानिक के थ्रू लिखेंगे तो और भी अच्छा जो है आप सभी के एग्जामिनर पर प्रदर्शन पड़ेगा और आप सभी को अच्छे मार्क्स दिए जाएंगे। नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, व्यक्तित्व के 5 प्रमुख गुण कौन कौन से हैं। बीटीसी 2017 और 18 का पूछा गया प्रश्न है और दोनों सारे रिपीटेड क्वेश्चन फ्रेंड्स है। तो व्यक्तित्व के जो प्रमुख गुण होते हैं, पहले तो अनुभव के प्रति खुलापन, चैतन्यता, बहिर्मुखता और सहमति जन्यता, ठीक है, और मनोविक्षिप्तता। तो ये सारे जो है व्यक्तित्व के गुण हैं, ठीक है। तो आप सभी को ये याद कर लेने हैं। अब देखिए जब व्यक्ति के गुण आए हैं चैतन्यता, तो चैतन्यता से आप क्या समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो चैतन्यता होता है ये व्यक्ति का प्रमुख गुण होता है और इसके ही आधार पर व्यक्ति अपने कार्य एवं व्यवहार को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो आप इसका अर्थ भी समझ लीजिए, और अगर पूछ दिया जाए तो ये व्यक्तित्व का प्रमुख गुण है और इसके ही आधार पर व्यक्ति अपने कार्य एवं व्यवहार को डेमो देता है, प्रदर्शित करता है, डेमोन्स्ट्रेशन करता है ना। नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, चित्त प्रवृत्ति की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। चित्त प्रवृत्ति से आशय क्या है। तो देखिए चित्त प्रवृत्ति यानी कि यहाँ पूछ दिया जाएगा कि स्वभाव की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। तो इसे आप स्वभाव कहिए या फिर चित्त प्रवृत्ति कहिए। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व से संबंधित स्वभाव होता है। जैसा व्यक्ति होगा तो उसके व्यक्तित्व से संबंधित तो स्वभाव ही होगा। अधिकांशतः यह कहा जाता है कि उस व्यक्ति का स्वभाव अच्छा है, उस व्यक्ति का स्वभाव अच्छा नहीं है। चित्त प्रवृत्ति के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण समाज द्वारा किया जाता है और थॉमस एवं हर्बर्ट ब्रिज के द्वारा चित्त प्रवृत्ति संबंधी 9 विशेषताएं भी बताई गई हैं। तो जैसे फ्रेंड्स अगर हम किसी को स्वभाव को अगर हमें जानना है तो कहीं ना कहीं जो समाज है वो मतलब जो हमारा समाज है वही ये निर्णय लेता है कि ये चित्त प्रवृत्ति मतलब ये कैसे स्वभाव का है, ठीक है। अब इसकी विशेषताएं थॉमस एवं हर्बर्ट ब्रिज द्वारा बताया गया है क्या क्या। सबसे पहले तो उसका क्रियाकलाप, अगर कोई वो कार्य कर रहा है तो उससे पता चल सकता है कि वो कैसा है, वो किस स्वभाव का है, या फिर सांकेतिक क्रिया या फिर प्रबलता या फिर ध्यान संबंधी योग्यता या फिर संवेदनशीलता या फिर नियमितता, अनुकूलन, मनोदशा, ध्यान अवधि उससे आप थोड़ा बातचीत करेंगे तो आपको ये पता चल सकता है कि वो किस स्वभाव का है ना। तो ये सारी प्रवृत्तियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, व्यक्तित्व के मुख्यतः कितने स्वरूप माने गए हैं। तो व्यक्तित्व के स्वरूप इस प्रकार है, 3 प्रकार के, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व और उभयमुखी व्यक्तित्व। तो ये तीनों आप सभी को याद रख लेने हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, क्रेस्मर के अनुसार व्यक्तित्व कितने प्रकार के होते हैं। हम प्रश्न फ्रेंड्स जल्दी डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप सभी के पास कम टाइम है और इससे बाहर या फिर इससे डीपली आप सभी को बैठना ही नहीं है क्योंकि इसमें से ही आता है। प्रश्न नंबर 17, क्रेस्मर के अनुसार व्यक्तित्व कितने प्रकार के होते हैं। तो क्रेस्मर के अनुसार व्यक्तित्व 4 प्रकार के होते हैं, पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक और डिसप्लास्टिक। तो क्रेस्मर ने क्या बताया कि व्यक्तित्व के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से। तो पहला पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक और डिसप्लास्टिक, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, शेल्डन के व्यक्तित्व को कितने भागों में विभाजित किया है।
सेल्डन ने व्यक्तित्व को हमने बहुविकल्पीय प्रश्न डिस्कस किया था, तो ये सारे प्रश्न आया था फ्रेंड्स। और देखिए जो आपका लघु उत्तरीय या फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न जब डिस्कस करेंगे तो बहुविकल्पीय आप सभी का रिवाइज हो जाएगा, है ना। तो सेल्डन ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है, तो 3 भागों में बांटा है। कौन कौन सा, एंडोमार्फिक, मेसोमार्फिक और एक्टोमार्फिक। तो ये सारी बातें आप सभी को रखना है। और आप ऊपर देख सकते हैं क्रेसर ने 4 भागों में बांटा है, सेल्डन ने 3 भागों में बांटा है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, न्यूमैन तथा स्टर्न ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है, तो 3 भागों में ही बांटा है। न्यूमैन 2 भागों में बांटा है, सॉरी। कौन कौन से, तो विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक, सॉरी संश्लेषणात्मक, है ना। तो इन 2 भागों में बांटा गया है। न्यूमैन तथा स्टर्न ने 2 भागों में बांटा है। और ऊपर की बात करें तो सेल्डन ने 3 भागों में बांटा है। वहीं बात की जाए क्रेसर ने 4 भागों में व्यक्तित्व को बांटा है। तो ये सारे पॉइंट आप सभी को याद रख लेने हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20, आदत किसे कहते हैं। तो इसमें कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि आप सभी बेसिक रूप से भी लिख सकते हैं। आदत किसे कह सकते हैं, तो फ्रेंड्स आदत एक अर्जित व्यवहार है जो स्वतः होता है। प्रत्येक व्यक्ति में यह नैसर्गिक गुण पाया जाता है। अब पूछा जाए किसी वैज्ञानिक के अनुसार, तो जेम्स के अनुसार आदत दूसरा परिवर्तन है जो व्यवहार परिवर्तन से आता है और अधिगम की प्रक्रिया से यह परिवर्तन होता है। यानी कि सीखने की जो प्रक्रियाएं होती हैं उससे यह परिवर्तन होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है शांति शिक्षा क्या है। शांति शिक्षा क्या है, पूरा आपका सब्जेक्ट ही यही है तो आप सभी को पता होना चाहिए। वह शिक्षा जो समाज में शांतिमय वातावरण का सृजन करती है शांति शिक्षा कहलाती है। शांति शिक्षा से प्रभावित व्यक्ति आदर्शवादी, सदाचारी तथा प्रकृति प्रेम वाला होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका हिंसा का क्या प्रभाव है या फिर हिंसा का प्रभाव बताइए। तो देखिए मानसिक अशांति, सामाजिक असंतुलन, धन की राशि, विनाश का वातावरण, जीवन का विनाश। हिंसा का तो यही सब कारण होगा, अहिंसा होती तो बात अलग होता है ना। तो ये सारे पॉइंट आप सभी को याद रखना है। प्रश्न नंबर 23, हिंसा के कौन कौन से प्रकार हैं, नामांकित कीजिए। या फिर पूछ सकता है हिंसा कितने प्रकार है, तो हिंसा के 5 प्रकार होते हैं, मौखिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, ढांचागत या फिर लोकप्रिय संस्कृति में अश्लीलता। तो हिंसा के ये सारे प्रकार हैं, मौखिक रूप से भी होते हैं, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक रूप से भी होते हैं, ढांचागत और लोकप्रिय संस्कृति की जो भी प्रवृत्तियां होती हैं, जो भी लोक संस्कृतियां हैं उसमें जब कोई अश्लीलता करना स्टार्ट कर देता है तो वो हिंसा के प्रकार में आ जाते हैं। हिंसा के मोर्चे का क्या क्या होते हैं, देखिए हिंसा के मोर्चा क्या क्या होता है। तो हिंसे का जो मोर्चा आप देख सकते हैं, जाति, लिंग भेदभाव, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, विज्ञापन, निर्धनता। बहुत सारे ऐसे विज्ञापन चलाए जाते हैं जिसे देखकर लोग हिंसात्मक व्यवहार करने पर उतारू हो जाते हैं, है ना। नेक्स्ट आपका प्रश्न है तनाव किसे कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स तनाव किसे कहते हैं, तनाव व्यक्ति की वह मनोदशा है जिसमें व्यक्ति का व्यवहार असामान्य हो जाता है। जैसे डेली सामान्य हो जाता है, अगर अभी आपका एग्जाम है तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं आप भले ही कह रहे हो कि नहीं हम पढ़ लेंगे, फिर भी कहीं ना कहीं आपको तनाव है ना। तो उसके व्यवहार में जब असामान्यता दिखने लगती है, व्यक्ति को सही गलत आप कह सकते हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें सही गलत का फ़र्क ही नहीं पता चल पाता, आकलन नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं उस बीच वो तनाव में रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 26 कि गेट्स के अनुसार तनाव किसे कहते हैं। तो देखिए गेट्स के अनुसार तनाव असंतुलन की दशा है जो प्राणी को अपनी उत्तेजित दशा का अंत करने के लिए कोई कार्य करने को प्रेरित करती है। ठीक है। गेट्स के अनुसार आप सभी जरूर याद रखें। नेक्स्ट आपका तनाव प्रबंधन क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स वह प्रबंधन जिसके द्वारा व्यक्ति को असामान्य मानसिक मतलब घुमा फिरा कर एक ही बात बोला जा रहा है। जैसे कि तनाव की स्थिति कोई बालक या फिर व्यक्ति हो तो उस तनाव प्रबंधन के लिए खेल में जोड़ दिया जाता है, तो बालक का तनाव समाप्त हो जाएगा। ठीक है। जैसे बच्चे घर में रोते रहते हैं, ठीक है, लेकिन जब उन्हें भेज दिया जाए जाओ खेल लो तो वो खुश हो जाते हैं। तो खेल तनाव प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है स्व जागरूकता किसे कहते हैं।
तो स्व जागरूकता फ्रेंड्स वह गुण है जो जन्मजात ना होकर वातावरण से, यानी कि जो आपकी स्व जागरूकता है, खुद से जागरूकता है, ये जन्मजात नहीं होती, ये जन्म से नहीं होता है। ये जो आपका पर्यावरण है, ये जो वातावरण है, उससे अर्जित होता है। जैसे कि बच्चों में स्वारंगिणी विकास के लिए स्व जागरूकता अत्यंत आवश्यक होती है, और स्व जागरूकता द्वारा ही बालक स्त्री पुरुष की आवाज़ में विभेद कर सकता है ना, समाज में रहकर ही। नेक्स्ट आपका प्रश्न है सामाजिक बोध क्या है, प्रश्न नंबर 29। तो फ्रेंड्स सामाजिक बोध का संबंध बालकों के मस्तिष्क से होता है। ठीक है, यह कोई बालक समाज के विभिन्न पहलुओं को समझकर समाज के लोगों को किसी बातों या फिर विचारों से प्रभावित करता है, तो यह माना जाता है कि बालक में सामाजिक बोध प्रबल है ना। सामाजिक बोध हम किसे कहते हैं, तो सामाजिक बोध का संबंध बालकों के मस्तिष्क से होता है और समाज में विभिन्न पहलुओं को समझकर समाज के लोगों को अपनी बातों का विचारों को प्रभावित करता है। जब कोई बालक, ठीक है, बड़े लोगों के आपने देखा होगा, कभी कभी छोटे बच्चे कभी कभी ऐसी बातें करते हैं कि आप सभी सुनकर खुद दंग रह जाएंगे। तो यही सारी बातें जो है वो सामाजिक बोध में प्रबल है। ठीक है, और देखिए सामाजिक बोध के अंतर्गत बालकों में नेतृत्व की एकता, निर्णय की योग्यता, यानी कि छोटे पर ही उनको निर्णय लेने की योग्यता, सही क्या है गलत क्या है, ठीक है, तो वो करना समझ सकते हैं। वो किसके द्वारा, तो सामाजिक बोध के द्वारा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, चरित्र किसे कहते हैं, पूछा जा रहा है व्हाट इज ए करेक्टर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स अभी जो भी प्रशिक्षु लाइव सेशन से नए जुड़े हैं तो आप सभी एक बारी लाइव सेशन को शेयर कर दीजिए, और नए जुड़े हैं तो एक बारी सेशन को लाइक कर दीजिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं चरित्र के बारे में पूछा जा रहा है, तो सिंपली आप सभी को पता है कि चरित्र व्यक्ति का मानसिक गुण है, ठीक है, जो उसके सामाजिक व्यवहार को निर्धारित करता है। चरित्र व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रमुख गुण है। अब बीएन झा के अनुसार उन्होंने क्या कहा है चरित्र को लेकर, तो देखिए चरित्र व्यक्ति का वह मानसिक तत्व है जो उसके सामाजिक व्यवहार को निर्धारित करता है। यह एक मानसिक संरचना है जो उसकी सभी क्रियाओं को मूल में विद्यमान रहती है। तो ये चरित्र जो है वो हमारा मानसिक गुण है, और चरित्र जो है सबसे अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ सामाजिक व्यवहार पर ही निर्धारित करता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है अच्छे चरित्र का गुण बताइए। अच्छे चरित्र, सबसे पहले तो आत्मानुशासन, दृढ़ निश्चय। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो पहले दृढ़ निश्चय ले लीजिए कि नहीं हमें ये करना ही है। अगर आपको अभी आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ये अपने माइंड में सोचिए कि हमें ये एग्ज़ाम क्लियर करना ही है और हम कर भी लेंगे। तो वही है दृढ़ निश्चय। विश्वसनीयता, खुद पर विश्वास होना चाहिए। कर्तव्य निष्ठा और विवेकशील भी होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट, नैतिकता का क्या अर्थ होता है, तो देखिए फ्रेंड्स नैतिकता जो है, नैतिकता को अंग्रेजी में हम मोरलिटी भी कहते हैं, ठीक है, मोरलिटी। नैतिकता वह गुण है जिसे समाज के प्रत्येक व्यक्ति का हित है, क्योंकि यह समाज की व्यवस्था बनाए रखने, क्योंकि जब किसी व्यक्ति में नैतिक गुण होंगे, ठीक है, जब उसके अंदर मोरलिटी होगी तो वो समाज और अपने परिवार को जो भी व्यवस्थाएं हैं उसे सुदृढ़ रूप से बनाए रखेगा, है ना। नेक्स्ट आपका प्रश्न है हिंसा किसे कहते हैं, तो हिंसा एक विनाशकारी प्रक्रिया है जो प्रत्येक स्तर पर नकारात्मक प्रभाव छोड़ती है, ठीक है, और भारतीय दर्शन के अनुसार मन, वचन और कर्म से जीव मात्र को कष्ट देना ही हिंसा है। तो आप सभी ये सारे प्रश्न सिंपली भी लिख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पूछा जा रहा है धारणा, ध्यान तथा समाधि पूर्ण रूप से कौन सी साधना है, तो आप सिंपली कह सकते हैं मानसिक तथा आध्यात्मिक साधनाएं हैं, है ना। धारणा, ध्यान और समाधि जो है आपने सुना होगा, अभी हमने डिस्कस किया, अष्टांग के 8 प्रकार होते हैं, यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ठीक है, एक और था आपका। तो ये सारे जो है वो बाहरी हो जाते हैं, और अंतर यानी कि आंतरिक मानसिक मतलब आंतरिक जो होता है वो आपका धारणा, ध्यान और समाधि होता है, यानी कि मानसिक तथा आध्यात्मिक साधनाएं हैं ये। अब बहिरंग योग क्या है, बहिरंग योग कौन कौन से बताए गए हैं, तो बहिरंग यानी कि बाहर, तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम एवं प्रत्याहार को हम बहिरंग योग कहते हैं, जो कि अष्टांग के प्रकार हैं। अब अतरंग योग किसे कहते हैं या फिर अतरंग योग किसे कहा जाता है, तो धारणा, ध्यान तथा समाधि के अंतरंग योग आते हैं, उसे हम अतरंग योग कहते हैं। तो फ्रेंड्स हमने स्टार्टिंग में ये सब कुछ डिस्कस किया था। प्रश्न नंबर 37, यम अष्टांग योग है,
यम जो है, यम क्या है? तो फ्रेंड्स आपने जाना होगा अष्टांग का जो है सबसे पहला प्रकार जो है वो यम है, उसके बाद से नियम है। तो पूछा जा रहा है कि यम जो है क्या है? तो यम अष्टांग योग का पहला चरण है और यम का अर्थ है कि नैतिक शिष्टाचार और चित्त को स्थिर रखने का प्रमुख मार्ग यम है। जो भी आपका स्वभाव है उसे स्थिर रखने का जो है प्रमुख यम, जो इसका मार्ग है वो यम है और ये अष्टांग योग का पहला चरण है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 38, यम योग के कितने प्रकार होते हैं? तो 5 प्रकार होते हैं, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह। ठीक है, तो यम के ये 5 प्रकार होते हैं। समाधि किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स समाधि जो है अष्टांग योग का अंतिम चरण है और ये आपका जो है अंतरण यानी कि जो आंतरिक है वो है, और यह ध्यानाभ्यास करते समय होता है। ठीक है, ध्यान करते हैं तभी तो हम समाधि में बैठते हैं। तो ये अष्टांग योग का अंतिम चरण है और ध्यानाभ्यास करते समय यह अवस्था है। नेक्स्ट आपका है चरित्र का निर्माण करने वाले किन्हीं 2 कारकों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए चरित्र निर्माण करने के 2 कारक जीवन शक्ति और संवेदनशीलता है। ठीक है, जीवन शक्ति और संवेदनशीलता रहेगी तो हम चरित्र का जो है बहुत अच्छे से निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 41, तनाव कम करने के लिए किन्हीं 2 अप्रत्यक्ष विधियों का उल्लेख कीजिए। तो पहला तो मूवमेंट और दूसरा श्वसन क्रिया। ठीक है, तनाव कम करने की 2 अप्रत्यक्ष बोला गया है, तो मूवमेंट और श्वसन क्रिया 2019 का पूछा गया ये सारे प्रश्न है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 42, मानवाधिकार शिक्षा के लिए कोई 2 उद्देश्य लिखिए। तो मानवाधिकार शिक्षा के लिए पहला तो विश्व बंधुत्व की भावना जागृत करना और समानता की भावना जगाना। ये जो है मानवाधिकार के 2 उद्देश्य हैं मानवाधिकार शिक्षा के। ठीक है, विश्व बंधुत्व की भावना जागृत करना लोगों में और समानता की भावना जगाना। नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 43, प्रभावी शांति निर्माता बनाने हेतु विद्यालयों में कौन से व्यक्तिक कौशल विकसित किए जाने चाहिए? 2019 का पूछा गया प्रश्न है। तो प्रभावी शांति निर्माता बनाने हेतु विद्यालयों में खुलापन, बहिर्मुखता, कर्तव्य निष्ठा, सहमतता आदि व्यक्तिक कौशल विकसित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो कौशल की बात कर रहा है तो सबसे पहले खुलापन, बहिर्मुखता, कर्तव्य निष्ठा, सहमतता, व्यक्तित्व मतलब जो भी है ये विकसित होने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 44, SDG का पूरा नाम क्या है? तो संधारणीय विकास शिक्षा। ठीक है, DLED 2019 का पूछा गया ये प्रश्न है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है शांति से क्या अभिप्राय है? तो फ्रेंड्स एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। तो देखिए मानव शांति की समस्या अनादिकाल से चली आ रही है। शांति के अंतर्गत वह अस्थायी भावना जिसे प्रेरित होकर एक व्यक्ति, समूह, समाज या फिर देश या फिर दूसरे द्वारा अनुसरित विचारों के प्रति सहिष्णुता और भाईचारे की जो भाव है ये निरंतर प्रवाह करता रहता है। तो ये आपका जो शांति का अभिप्राय है वो यही है कि मानव शांति की जो समस्या है वो अनादिकाल से चली आ रही है और शांति के अंतर्गत वह अस्थायी भावना जिसमें प्रेरित होकर एक व्यक्ति, समूह, समाज या फिर देश या फिर दूसरे द्वारा अनुसरित विचारों के प्रति सहिष्णुता और भाईचारे का भाव निरंतर प्रवाह करता है, उसे हम शांति शिक्षा कहते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 46 की भारतीय जीवन मूल्य पर प्रकाश डालिए। तो देखिए भगवद गीता में व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए 26 सद्गुण बताए गए हैं जो निम्न है। पहला तो आशय, सत्व, सद्बुद्धि, दान, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, सभी प्राणियों की जो दया, क्षमा, अहंकार, शून्यता, घृणा से दूर रहना चाहिए। तो ये सारे जो है भारतीय जीवन के मूल्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 47, सर्वोदयी कार्यक्रम पर टिप्पणी लिखिए। सर्वोदयी समाज में सभी सुख होते हैं और सर्वोदय का रास्ता प्रेम और प्रेम के द्वारा ही शांति स्थापित हो सकती है। तो ये आपके सर्वोदय कार्यक्रम है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 48, व्यक्ति विकास की अवस्थाएं बताइए। तो फ्रेंड्स व्यक्ति विकास की अवस्थाएं निम्न हैं। देखिए व्यक्ति जन्म से पूर्व की अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरा अवस्था, ये व्यक्ति की अवस्थाएं हैं, 4 होती हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 49 कि व्यक्ति क्या है?
व्यक्ति क्या है, आप क्या हैं, यह पूछा जा रहा है। तो एक व्यक्ति का व्यक्तित्व है, एक व्यक्ति का व्यक्तित्व है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी प्रदत्त परिस्थिति में वह व्यक्ति क्या करेगा, है ना। तो व्यक्ति जो है वो एक व्यक्तित्व है और जिसके आधार पर हम ये कह सके कि किसी प्रदत्त परिस्थिति में वह व्यक्ति क्या करेगा। नेक्स्ट आपका व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व क्या है, प्रश्न नंबर 50। तो व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व जैविक या फिर शारीरिक निर्धारक, मनोवैज्ञानिक निर्धारक और वातावरणीय निर्धारक। तो ये जो है व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व हैं। अभी जो भी प्रशिक्षु लाइव सेशन से जुड़े हैं एक बार शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अगर आपको लाइव से जो है सेशन पसंद आया हो तो फ्रेंड्स अभी के लिए हम इतना ही प्रश्न डिस्कस करेंगे, या फिर चलिए कुछ और प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं। स्व जागरूकता अभी हमने फ्रेंड्स डिस्कस किया था, स्व जागरूकता जितना पीडीएफ बना है उतना डिस्कस कर लेते हैं। तो जो भी प्रशिक्षु अभी सेशन से नए जुड़े हैं आप सभी एक बार इस सेशन को लाइक कर दीजिए। स्व जागरूकता को समझाइए। तो स्व जागरूकता से आज से स्वयं की जिम्मेदारी, यानी कि स्व माने खुद की जागरूकता, और ये जो है बच्चों को समाज द्वारा आप कह सकते हैं इन जिम्मेदारियों में, जैसे कि स्वयं के लिए, परिवार के लिए, स्वयं के कार्यों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, अपनी भावी उन्नति के लिए स्व जागरूकता के द्वारा ही जो है आदर्श जीवन की प्रगति सार्थक हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है सहपाठी से आशय स्पष्ट कीजिए। तो देखिए सहपाठी से आशय ऐसे समूह से है जो जिसमें 4-5 छात्र इकट्ठे रहते हैं। तो सहपाठी आप किसे बोलते हैं कि आप भी बोलते होंगे या फिर टीचर्स भी बोलते हैं कि वहाँ सहपाठी हैं, यानी कि सहपाठी से आशय ऐसे समूह में है जिसमें 4-5 छात्र इकट्ठे रहते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। अभी हमने डिस्कस भी किया, सामाजिक बोध की परिभाषा दीजिए। तो देखिए बायरन एवं वायरने के शब्दों में क्या कहा गया है सामाजिक बोध को लेकर। तो सामाजिक विश्व के बारे में उपलब्ध सूचनाओं की व्याख्या, विश्लेषण और स्मरण तथा उपयोग करता है, यानी कि स्मरण। तो फ्रेंड्स यहाँ कहा जा रहा है कि सामाजिक बोध का आशय सामाजिक विश्व के बारे में उपलब्ध सूचनाओं की व्याख्या, विश्लेषण तथा स्मरण तथा उपयोग करने से है। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। आक्रामकता की एक परिभाषा लिखिए। तो मायर्स के अनुसार आक्रामकता को परिभाषित करते हुए लिखा है कि जो आपकी आक्रामकता है वो या मौखिक व्यवहार है जो किसी व्यक्ति को आघात पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाता है। तो ये तो बेसिक सा प्रश्न है। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 55। आक्रामकता के प्रकार बताइए। तो देखिए आक्रामकता के 2 प्रकार बताए गए हैं जो कि प्रचलित हैं, शारीरिक आक्रामक व्यवहार और मौखिक आक्रामक व्यवहार। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 56। सहपाठी समूह के लाभ बताइए। तो देखिए सहपाठी समूह के जो है निम्न लाभ है। पहला तो सहपाठी समूह के सदस्यों में आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मनिर्भर होना सीखते हैं, सहयोग की भावना पनपती है, इनमें हम सभी की भावना पाई जाती है और सहपाठी समूह में इकट्ठे रहने से कला का विकास होता है। तो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। नैतिकता के क्षेत्र में क्या है। तो नैतिकता क्षेत्र में क्या है, तो व्यक्ति है, परिवार है, स्कूल है और समाज है ना। नैतिकता क्या है, तो नीति के अनुसार व्यवहार करने वाला ही नैतिकता कहलाता है। ये प्रश्न हमने अभी डिस्कस किया था। नैतिक शिक्षा क्या है, तो बालक का सामाजिक विकास करने वाली, व्यक्तित्व का संतुलन तथा स्वांगीण विकास तथा उसका दृष्टिकोण उदार बनाने वाली शिक्षा को ही हम नैतिक शिक्षा कहते हैं। जब भी बच्चे उदारवादी होते हैं, ठीक है, उनके अंदर बात करने की स्किल्स बड़े या फिर छोटे, तो कहीं ना कहीं उन्हें उनके पास नैतिक शिक्षा बहुत ही उन्हें अच्छी दी गई है, तो उसे ही हम नैतिक शिक्षा कहते हैं। नैतिक शिक्षा के 2 उद्देश्य बताइए, प्रश्न नंबर 60। तो देखिए नैतिकता का विकास और आध्यात्मिक विकास, ये जो है नैतिक शिक्षा के 2 उद्देश्य हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 61। समाज अनुकूलन का विकास क्या है। तो देखिए समाज अनुकूलन का विकास का सीधा अर्थ समाज के अनुरूप व्यक्ति के विकास से है और इस प्रक्रिया को समाजीकरण कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 62। उत्पन्न एवं अनुक्रिया सिद्धांत किसे कहते हैं या फिर किसने किया है।
तो फ्रेंड्स ये किया है आपका प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वाटसन ने। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है हिंसा से अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। घुमा फिराकर एक ही प्रश्न पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो हमने अभी आमतौर पे जाना कि हिंसा का जो है, हिंसा पर आमतौर पर परिवार जैसे घर के सदस्यों, अंतरंग साथी, सहयोगियों, व्यक्ति या समूहों का नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से व्यवहार की एक पद्धति को में हम समझ सकते हैं हिंसा को। ठीक है, प्रश्न नंबर 64, हिंसा के कुल कितने रूप देखने को मिलते हैं? तो हिंसा के कुल 9 भागों में बांटा गया है। अभी हमने डिस्कस भी किया था कि क्रियाकलाप, संवेदनशीलता, नियमितता, ठीक है, निर्णय लेने की क्षमता, तो ये सब कुछ जो है हम लोगों ने डिस्कस करा था। नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 65, अनुचित दबाव के लिए अंतर्गत मनोवैज्ञानिक हिंसा के क्या क्या रूप हो सकते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो कानून का पालन न करना, कानून सलाह या फिर सहायता ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते हैं, घर से बाहर नहीं जा सकते हैं और स्वास्थ्य लाभ के लिए डॉक्टर नहीं बदल सकते हैं। तो ये सब जो है अनुचित दबाव के लिए मतलब जो है किया जाता है। ये जो भी होते हैं वो अनुचित दबाव में किए जाते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 66 कि विवादों के बाद समझौते की प्रक्रिया के मूलभूत चरणों का उल्लेख कीजिए। तो विवादों के बाद समझौते की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो निम्न हैं। सबसे पहले तो वातावरण को प्रेरक एवं भयमुक्त बनाना। सेकंड आपका आत्मविश्वास तथा भरोसा जागृत करना। थर्ड आपका यथार्थ स्वीकार करना और न्याय की स्थापना करना। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 67, गांधी जी के अनुसार शांति स्थापित करने के लिए प्रमुख साधन क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, गांधी जी के अनुसार शांति स्थापना के लिए प्रमुख जो उनके पास साधन था वो था शिक्षा को। ठीक है, उन्होंने शिक्षा को प्रमुख साधन बताया। प्रश्न नंबर 68, गांधी जी के अनुसार वे कौन कौन से तत्व हैं जो शांति स्थापना हेतु महत्वपूर्ण हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, गांधी जी ने शांति स्थापना के निम्न आचरण अपनाने पर बल दिया है, जैसे कि सत्य, अहिंसा, संयमित आचरण, क्षमाशीलता, प्रेम, संतोष और सत्याग्रह। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 69, आंतरिक शिक्षा क्या है? तो आंतरिक शिक्षा व्यक्ति के मन की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति का जो आदत का विकास होता है और आंतरिक शांति की स्थिति में व्यक्ति आदर्शवादी बनता है। तो ये आंतरिक शांति है। नेक्स्ट आपका है ध्यान किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, लगभग सभी प्रश्न जो कि आप खुद हल कर सकते हैं। ध्यान चेतना या फिर केंद्रीकरण ही ध्यान कहलाता है। ध्यान एवं रुचि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हमने लगभग 70 प्रश्न डिस्कस करे हैं और कल कोशिश की जाए